जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और ये मेरा यूट्यूब चैनल है दद्दा की खरी खरी। पिछले कुछ एक डेढ़ हफ्ते से कई कोनों से ना लक्षद्वीप बचाओ की आवाज़ें आ रही हैं। तो मैंने पूछा, अरे भैया ऐसा क्या हो गया लक्षद्वीप में जो बचाने के लिए जाना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको ये बता दूँ लक्षद्वीप का चक्कर क्या है कहाँ। ये जो केरला की जो हमारी कोस्ट लाइन है ना, तो वो कोचीन से बाई शिप जाना पड़ता है। लगभग कोचीन से 400 किलोमीटर समुद्र के अंदर बहुत छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, उसे लक्षद्वीप कहते हैं। और ये भारत की टेरिटरी में इसको यूटी यूनियन टेरिटरी का दर्जा प्राप्त है। तो जैसे आपको मालूम है यूटी में ना, यूनियन टेरिटरी में एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो इससे पहले एक एडमिनिस्ट्रेटर थे यहाँ पे और वो कोई आईपीएस ऑफिसर थे, फिर उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे सब एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई। उसका नाम है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, समथिंग लाइक दैट। गुजरात के रहने वाले हैं। तो तब गुजरात का आदमी अगर कहीं आ जाए ना, वो भी मोदी जी अगर अपॉइंट कर दें, तो वैसे कुछ लोगों को ना बड़ा अजीब सा फील होने लगता है। तो तब जब प्रफुल्ल जी आए और भारत सरकार अगर किसी व्यक्ति को लाती है तो कुछ सोच समझ के लाती है, कुछ प्लानिंग के किसी एक प्लानिंग के तहत लेके आती है। तो प्लानिंग ये है कि लक्षद्वीप में टूरिज़्म की अपार संभावनाएं हैं और लक्षद्वीप की जो बीचेस हैं, लक्षद्वीप के जो द्वीप हैं, वो मालदीव्स से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। और आपको मालूम है मालदीव्स की आज करोड़ों रुपए की टूरिज़्म की इकोनॉमी है, और जबकि लक्षद्वीप की कुछ नहीं है, मतलब मिनिस्क्यूल है। जितना लक्षद्वीप का टूरिज़्म है उसका 1% भी, जितना मालदीव्स का टूरिज़्म है उसका 1% भी लक्षद्वीप का टूरिज़्म नहीं है। तो भारत सरकार ने योजना बनाई कि क्यों ना हम लक्षद्वीप में भी प्लान्ड तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से, इकोलॉजी को कोई नुकसान न हो, पर्यावरण को कोई नुकसान न हो, उन द्वीपों की सुंदरता, जो नैसर्गिक सुंदरता, उसको कोई नुकसान न हो, और हम वहाँ पे टूरिज़्म की संभावनाएं डेवलप करें। तो इसके लिए उन्होंने वहाँ पे कुछ कदम उठाए। तो अब तक क्या था कि मैंने जैसे बताया लक्षद्वीप छोटे द्वीपों में बटा हुआ है, और पूरे लक्षद्वीप की कुल आबादी है जी 64,000, मतलब सिर्फ 64,000 लोग वहाँ रहते हैं। 97% पॉपुलेशन मुस्लिम है और लगभग 10,370 के आसपास कुल घर हैं। जैसे 64,000 अगर टोटल पॉपुलेशन होगी, तो अगर एक फैमिली में मम्मा पापा और 2-3-4 बच्चे ऐसे एवरेज मान लिया जाए ना, तो लगभग 10,300 घर हैं, और वो भी विभिन्न द्वीपों में बटे हुए हैं। कहीं कोई 10-5 हज़ार लोग रहते हैं, कहीं 2,000 लोग रहते हैं, कहीं 5,000 लोग रहते हैं, ऐसे पॉपुलेशन बटी हुई है। तो वहाँ का जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो पंचायतों के हाथ में है, और ये 70 साल से चला आ रहा है सिस्टम। और अब आप ग्राम पंचायत कैसे काम करती है, किस तरीके से काम करती है, आपको मालूम ही है। तो जब हमारे साथ प्रफुल्ल जी गए ना, प्रफुल्ल पटेल साहब, तो इन्होंने वहाँ पे कुछ आमूल-चूल परिवर्तन किए, जिससे कि हम टूरिज़्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौल, कंड्यूसिव माहौल ऐसा तैयार कर सके कि पूरे देश से और दुनिया से वहाँ पे टूरिस्ट आना पसंद करे। अब उन्होंने सब उसके लिए क्या किया कि जो पंचायत के पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी, जो डिसीजन मेकिंग भाई पंचायत का काम होता है आप अपने गांव का एडमिनिस्ट्रेशन कीजिए, पर पूरे द्वीप का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे ये सरकार के हाथ में होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि पंचायत से ये सारी पावर्स वापस ले ली, और पंचायतों में रिफॉर्म्स करने के लिए उन्होंने वहाँ पे एक नियम बना दिया कि 2 से ज़्यादा बच्चों वाले पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते। अब इस पे सब बहुत बवाल मच रहा है कि ये कौन सा नियम है। अरे भैया, ये नियम बहुत सारे राज्य अपने यहाँ लागू करना चाहते हैं, कुछ ने कर दिया है, जिसने नहीं किया है वो भी आगे कर देंगे। और आखिर सुधार की प्रक्रिया कहीं से तो शुरू होती है ना, तो लक्षद्वीप ने शुरू कर दी। अब सुधार की प्रक्रिया में भी लोग चिल्ला रहे हैं, खैर चलो उनको चिल्लाना चाहिए। उसके बाद जो था सबसे बड़ा काम किया कि वहाँ पे अल्कोहल जो है वो बैन थी पहले। तो अब चूँकि टूरिज़्म
वहाँ पे प्रमोट करना है और दुनिया से, देश से टूरिस्ट को बुलाना है, तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई कि यहाँ पे अल्कोहल बैन नहीं रहेगी, अल्कोहल जो है आप ओपन कर दीजिए। क्यों कि अगर टूरिस्ट आ रहा है, वो आके दारू मांगेगा, आपने बैन कर रखी है तो दारू तो आएगी। जैसे गुजरात में दारू बैन है पर मिलती हर जगह है, तो यार इसका मतलब बूट लेगिंग होती है ना, स्मगलिंग होती है ना। एक बहुत बड़ा तंत्र है ना जो हर घर में सिर्फ एक फ़ोन करने पे दारू पहुंचा देता है। तो सब जहां दारू की स्मगलिंग होगी वहां क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं पैदा होंगी। तो जहां पर भी दारू की स्मगलिंग और बूट लेगिंग होने लगेगी वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आएगी। तो गवर्नमेंट ने कहा ओपन कर दो ना, आप अगर बैन रखोगे बिकनी देखो भैया तब भी है। हाँ, 100 रुपये की चीज़ 500 में बिकेगी, नकली बिकेगी। तो इसका सही उपाय क्या है? ओपन कर दो। तो प्रफुल्ल पटेल जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि दारू ओपन कर दी। उसके बाद अब उन्होंने क्या किया कि बीफ बैन नहीं किया, उसको रेगुलेट कर दिया। हम ये नहीं कहते कि अगर आप बीफ खाते हैं तो आप मत खाओ, हम आपकी ईटिंग हैबिट्स को रेगुलेट करने वाले कौन होते हैं, पर आप काटेंगे नहीं, आप सरेआम उसका डिस्प्ले नहीं करेंगे। आप गाय नहीं काट सकते हैं, जैसे गोहत्या, आपको मालूम है कश्मीर में आप गाय नहीं काट सकते, कश्मीर में गोहत्या बैन है। इवन जम्मू और ऊपर वाले कश्मीर में भी, वहाँ तो कोई बवाल नहीं मचता कि हमारा गाय खाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वहाँ तो कोई नहीं बोलता। खैर सब आपको मालूम है पंजाब में गाय तो गाय छोड़ो, आप बफेलो भी नहीं काट सकते। यूपी में आप बफेलो काट सकते हैं, बाकायदा बूचड़ खाने हैं, एबैटियर्स हैं, वहाँ पे जो मेल ऑफ द बफेलो है, भैंसा वो कटता है, पर पंजाब में नहीं काट सकते आप। हर राज्य की अलग पॉलिसीज होती है। तो साहब प्रफुल्ल के पटेल ने वहाँ पे बीफ को रेगुलेट कर दिया, बैन नहीं किया। बीफ बैन की बात गलत की जा रही है, गलत बयानी है, झूठ बोला जा रहा है। रेगुलेट किया है कि आप ओपनली गाय नहीं काट सकते, ओपनली गाय काट के बेच नहीं सकते। हाँ, आपको खाना है खाइए। तो साहब तीसरा जो उन्होंने काम किया कि एक लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दी। अब तब इस पे कैसे अजीब अजीब से बड़े गजब के तर्क आए कि गवर्नमेंट जब चाहेगी तब जिसका मर्जी घर चाहेगी उसका मर्जी घर कब्जा कर लेगी। नहीं सर, ऐसा नहीं चलता है देश। ये अगर आपको देश में डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लेके आने हैं, तो आपको ज़मीन चाहिए, आपको ज़मीन एक्वायर करनी पड़ेगी। और जब आप ज़मीन एक्वायर, अच्छा एक मिनट, टिहरी डैम बना, पूरा का पूरा टिहरी नगर उस डैम में डूब गया, तो गवर्नमेंट ने नई टिहरी बसाई ना। जिन लोगों के घर, जिन लोगों के व्यवसाय, पूरा का पूरा शहर जो है वो पानी में डूब गया। तब उस जो झील बनी तो पूरा एक शहर रिलोकेट किया गया, लोगों को मुआवजे दिए गए, नया शहर बसा के वहाँ पे लोगों के रहने की, शिक्षा की, हर चीज़ की, व्यवसाय की, बाज़ार की, हर चीज़ की व्यवस्था गवर्नमेंट ने की। तो आप ये क्यों मान लेते हैं कि यदि आपका घर लक्षद्वीप में किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में आ जाता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगी, कहीं आपको और घर बना के देगी, पैसे देगी, उसके कंपनसेशन देगी आपको। तो अगर आप इसका विरोध करते हैं, अगर आप लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी का विरोध करें, इसका मतलब आप डेवलपमेंट का विरोध कर रहे हैं। एक तरफ तो आप चिल्लाते हैं कि हाई जीडीपी है, हाई जीडीपी डूब गई है, लोगों को रोज़गार नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। और जब लोगों के रोज़गार के लिए गवर्नमेंट व्यवस्था करती है, आप गवर्नमेंट टूरिज़्म डेवलप करने जा रही है, आपको फिर भी दिक्कत है। और एक बात का ध्यान रखिए, जहाँ पर भी डेवलपमेंट होता है, जैसे रोड्स जितनी भी अब चौड़ी हो रही हैं, रोड्स के किनारे जो ज़मीनें हैं वो एक्वायर की जा रही हैं।
लोग कह रहे हैं कि साहब ये तो लक्षद्वीप को हड़पने का प्लान बना लिया है मोदी ने। ऐसे लक्षद्वीप को क्यों साहब, ये तो जहाँ भी सड़क बन रही है वहाँ पे मोदी ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं। वहाँ पे सरकार आपकी ज़मीन एक्वायर करती है, तो क्या सरकार आपकी ज़मीन हड़पने के लिए रोड बनाती है? तो ये एक सबसे बड़ा झूठ परोसा जा रहा है कि सरकार जो है लक्षद्वीप के निवासियों के घर कब्जा कर लेगी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे सिर्फ डेवलपमेंट के लिए ये एक अथॉरिटी बनाई गई है। और सर जहाँ होटल्स बनेंगे, रिजॉर्ट्स बनेंगे और नागरिक सुविधाएं डेवलप करनी पड़ेंगी, जब हज़ारों लोग आएंगे तो वहाँ कहाँ रहेंगे, कहाँ घूमेंगे, उनके एंटरटेनमेंट के लिए सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके लिए लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है। ये देश की डेवलपमेंट की अथॉरिटी है, सिर्फ लक्षद्वीप के डेवलपमेंट की नहीं। अब सबसे बड़ा और सबसे विवादास्पद जो पॉइंट है वो है कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने गुंडा एक्ट लागू कर दिया है। अब आप मुझे ये बताइए कि गुंडा एक्ट कहाँ लागू किया जाता है? जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो या जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आने की संभावना हो। तो साहब कुछ रुदालियों ने नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम, है ना, उसके आंकड़े रख दिए कि साहब हो लक्षद्वीप तो सबसे पीसफुल स्टेट है, वहाँ पर गुंडा एक्ट लगा दिया। ये तो सिर्फ अपने विरोधियों को सारी ज़िंदगी जेल में सड़ाने के लिए गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर ली है। तथ्य क्या दिए गए कि साहब लक्षद्वीप में तो क्राइम है ही नहीं है। तो मैंने कहा यार एक बात बताओ यार, गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ है कि यहाँ जहाँ सचमुच क्राइम नहीं है वहाँ पे गुंडा एक्ट लगा देगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जहाँ हिमाचल में रहता हूँ, यहाँ बिल्कुल क्राइम नहीं है। यहाँ पे क्राइम की ये पोजीशन है कि आप सड़क के किनारे अपनी गाड़ी, अपनी बाइक और अपना बैग रख के अब ऊपर गांव में चले जाइए, 3 दिन बाद वापस आइए, आपकी गाड़ी, आपका बैग एज इट इज़ मिलेगा, कोई इसको टच नहीं करेगा। हिमाचल में क्राइम नाम की चीज़ ही नहीं है। तो इतने पीसफुल स्टेट में कोई मकोका जैसे या गुंडा एक्ट जैसे प्रावधान क्यों लगाएगा? और आखिर अगर गवर्नमेंट ने लक्षद्वीप में लगाई है, गुंडा एक्ट लगाया है, तो कोई ना कारण रहा होगा ना। तो तब मैंने थोड़ा ना नेशनल क्राइम ब्यूरो के ना आंकड़े टटोले, और बड़े मज़ेदार आंकड़े हैं साहब। उसके ऊपर ये बेशर्मी से कहते हैं कि बहुत पीसफुल स्टेट है सर। असल में ये लक्षद्वीप के आंकड़ों को ना यूपी से, बिहार से, दिल्ली शहर से कंपेयर करते हैं। सर बात यह है कि लक्षद्वीप की आबादी है सिर्फ 64,000। अब मैं आपको ना जरा लक्षद्वीप के ना क्राइम के आंकड़े दिखाता हूँ। सन 2014 में ना लक्षद्वीप में 81 केसेस ऑफ क्राइम रजिस्टर हुए हैं। 2015 में 50 रजिस्टर हुए, 2016 में 36 रजिस्टर हुए, 2017 में 78 रजिस्टर हुए, 2018 में 48 क्राइम रजिस्टर हुए हैं और 2019 में 123 क्राइम। अच्छा एक बात बताइए, आप देख रहे हैं कि बाकी हर साल जो है ना 40, 35, 40, 50 है। 2019 में अचानक 123 क्राइम क्यों रजिस्टर हो गए? ये 2019 में अचानक लक्षद्वीप में इतना क्राइम बढ़ क्यों गया? ये सोचने वाली बात है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अच्छा, जब क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात कर लेते हैं, ज़्यादा पूछे नहीं जाते, सिर्फ 2019 में सर 22 केसेस जो थे ना 2018 के पेंडिंग थे, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, औरतों पे अत्याचार के, औरतों के विरुद्ध किए गए क्राइम में 22 जो केसेस थे वो 2018 के पेंडिंग थे। उनकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही थी। 2019 में 38 मामले महिलाओं के खिलाफ अपराध के और दर्ज किए गए। इसका मतलब 2019 में लक्षद्वीप पुलिस को 60 केसेस इन्वेस्टिगेट करने थे, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के 60। आपको मालूम है 2019 में लक्षद्वीप पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, और 45 केसेस की इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही थी। अच्छा,
एक और साहब, ये तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो गया। अब मैं क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड आपको बता देता हूँ। 2017 में 4 केसेस बच्चों के खिलाफ अत्याचार के दर्ज हुए, 8 केसेस 2018 में दर्ज हुए और 19 केसेस 17 की तुलना में 2019 में अचानक आप देख रहे होंगे कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए क्राइम के। इससे पहले इतना क्राइम कम क्यों था और 2019 में इतना बढ़ क्यों गया? 2019 के बाद का भी आंकड़ा है नहीं, एनसीबी ने की साइट पे अभी अपडेटेड नहीं है। आपको मालूम है पॉक्सो के 25 केस 2019 में जो है दर्ज हुए हैं। पॉक्सो मतलब जो बच्चों, ऐसा बच्चा जो आपकी कस्टडी में हो। 19 केस 2019 में 25 केस पॉक्सो के दर्ज हुए हैं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की 80 चार्जशीट दाखिल हुई हैं। एक एक केस में 4-4, 5-5 आदमी के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। वहाँ पे एक एनजीओ है जो बच्चों के हितों के लिए काम करता है, उसका नाम है CIF, चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन। उसने एक वहाँ पे रिसर्च के लिए बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने कहा सर वहाँ पे बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसकी रिपोर्ट करने का कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि सारा कुछ कवरत्ती जो उनका जो वो कैपिटल आइलैंड है वहाँ होता है। पब्लिक रहती है दूर 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 बसे हुए आइलैंड्स में। उस आइलैंड से बाई शिप या बाई बोट आपको पहले कवरत्ती आना है। तो तब अगर वहाँ पे किसी बच्चे के साथ कोई अपराध किया हुआ है तो आप जाएंगे, आप 1 दिन की दूरी पे वहाँ कवरत्ती आइलैंड है, वहाँ पे जाके आप वो करेंगे। तो सब ये सब लोग कर नहीं पाते। तो सब मोस्ट ऑफ द केसेस में वहाँ पे क्राइम रिपोर्ट ही नहीं होता। और नेशनल क्राइम ब्यूरो में जो आंकड़ा है वो सिर्फ उसका है कि जब FIR दर्ज हो गई, मुकदमा जब दर्ज हो गया ना, तो आपको तो मालूम है हमारा इंडियन सिस्टम कैसे काम करता है कि 99% केसेस गो अनरिपोर्टेड। तो जब रिपोर्टेड केसेस इतने हैं कि 2014 से लेकर 2019 तक सिर्फ 10,000 परिवारों में 416 क्राइम दर्ज हुआ है। तो सर ये क्राइम रेट कम है क्या? आप क्राइम रेट की तुलना दिल्ली से करेंगे, वहाँ 2 करोड़ लोग रहते हैं, तब इतना क्राइम रिपोर्ट होता है। आपका सिर्फ 10,000 परिवारों का एक का समाज है, सिर्फ 64,000 लोग रहते हैं, वहाँ इतना ज़्यादा क्राइम है। आप कह रहे हैं क्राइम फ्री स्टेट है। तो आखिर सरकार ने गुंडा एक्ट लगाया ना सर, बहुत सोच समझ के लगाया। बात यह ना कि अभी तो आप वहाँ 90%, 97% पॉपुलेशन लेके बैठे हैं और बंद समाज है। हमारे समाज में बहुत सारा क्राइम लोग पारिवारिक इज्जत के लिए डरा के धमका के, और सर आप तो वैसे ही कुख्यात हैं कि थाने में घुस के अपना क्रिमिनल छुड़ा लेते हैं। पुलिस पकड़ने जाती है तो पुलिस को घेर के पीटने लगते हैं। तो सर आपके मोहल्ले में तो पुलिस वैसे ही नहीं घुस पाती है, तो सर क्राइम कैसे रजिस्टर्ड होगा? तो सर एक तो ये पब्लिक को ये बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए कि लक्षद्वीप जो है बहुत क्राइम फ्री स्टेट है। सर बहुत ज़्यादा क्राइम है वहाँ पे, जितनी कम पॉपुलेशन है उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा क्राइम है। और जब टूरिस्ट आएगा तो सर उसके खिलाफ आप ये क्रिमिनल एक्टिविटी ना करें, उसकी सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए नहीं। वो जो टूरिस्ट, जो हम टूरिज़्म बढ़ाना चाहते हैं ना लक्षद्वीप में, उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ पे गुंडा एक्ट लाया गया है। और मैं तो कहता हूँ कि गुंडा एक्ट क्राइम हो चाहे न हो, देश के हर राज्य में, हर समाज में गुंडा एक्ट पुलिस को बहुत सख्ती से लागू करना चाहिए। तो साहब ये है लक्षद्वीप की स्टोरी। वहाँ पे गवर्नमेंट बिल्कुल भी आपका घर, आपकी संपत्ति, आपकी जो वहाँ पर रियासत फैली हुई है उसको बिल्कुल हड़पने का मूड नहीं बना के आई है। सब गवर्नमेंट वहाँ पे सिर्फ डेवलपमेंट करना चाहती है, वहाँ पे सिर्फ टूरिज़्म को बढ़ाना चाहती है। और आप जिस GDP और जिस इकोनॉमी के लिए दिन रात एकदम विधवा विलाप करते हैं ना, उसी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, आपको रोज़गार के मौके देने के लिए आप भूखे, आप कहते हैं हाय भूखे मर गए हाय मर गए। सर आप भूख से मर न जाएं, आपके रोज़गार की व्यवस्था करने के लिए लक्षद्वीप में सरकार टूरिज़्म बढ़ा रही है। सरकार को सहयोग कीजिए, ज़बरदस्ती का ये एजेंडा मत चलाइए कि लक्षद्वीप बचाओ लक्षद्वीप बचाओ। लक्षद्वीप कहीं नहीं गया। हाँ, लक्षद्वीप आज तक एक कोने में पड़ा था, भारत सरकार उसको डेवलप करने जा रही है। फालतू का चिल्लाना बंद करो। थैंक यू वेरी मच।